जरा इमेजिन कीजिए, 4 दोस्त, एक आम सी वीकेंड ट्रिप और एक ऐसा फार्म हाउस जहां से उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी घटना पर बात करने वाले हैं। हम 2018 की उस मशहूर मिर्जापुर फार्म हाउस वाली घटना को डीकोड करेंगे, लेकिन हम इसे सिर्फ एक भूतिया कहानी की तरह नहीं देखेंगे। हम इसे एक केस स्टडी की तरह समझेंगे, एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आकाश, सुधीर, प्रकाश और गौतम, इन 4 दोस्तों की बिल्कुल तार्किक सोच, यानी उनकी रैशनल थिंकिंग, कुछ ही घंटों के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिर इंसानी दिमाग इस तरह के खौफ को प्रोसेस कैसे करता है? चलिए शुरू करते हैं। अब इस बात पे गौर कीजिए। कहा जाता है कि उस हादसे के बाद इस फार्म हाउस के दरवाजे फिर कभी नहीं खुले। मतलब जरा सोचिए, आप बस 2 दिन की छुट्टी मनाने जा रहे हैं और उसका अंजाम इतना खौफनाक और स्थायी होता है कि उस जगह को हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाए। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो डर हमारे दिमाग के किसी कोने में पनपना शुरू होता है, वो कैसे असल दुनिया में भी अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ सकता है। उन दोस्तों ने जो भी महसूस किया, उसने उस जगह की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? कैसे एक हंसी मजाक वाली ट्रिप अचानक से मनोवैज्ञानिक और अलौकिक खौफ में तब्दील हो गई? आज हम इसी सस्पेंस के विज्ञान को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग एकदम नॉर्मल स्थिति से पैरानॉर्मल और डरावनी स्थिति की ओर शिफ्ट होता है। हम उन सभी छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ेंगे जो एक आम से दिन को किसी बुरे सपने में बदल देती हैं। अब देखिए, ये डर अचानक से आप पर हमला नहीं करता। ये धीरे धीरे अपना जाल बुनता है। टाइमलाइन पर नजर डालें तो शुरुआत होती है नोएडा से। ठीक 1 घंटे बाद वो हाईवे के अकेलेपन में होते हैं और सबसे पहली चीज जो होती है वो है फोन के नेटवर्क का चला जाना। मनोविज्ञान में डर पैदा करने का ये सबसे पहला हथियार है, भौगोलिक अलगाव। मतलब दुनिया से आपका संपर्क कट गया। फिर 1.5 घंटे बाद उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखता है। एकदम सूखे दिन में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है जो सिर से पैर तक पूरी तरह भीगा हुआ है। और फिर पूरे 2 घंटे बाद वो फार्म हाउस पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह सुरक्षित दुनिया से निकलकर एक अनजान खतरे की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम था। आपको पता है हमारे दिमाग का सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? वो है तर्कसंगत संशयवाद, या जिसे हम रैशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमें समझ नहीं आता, तो पैनिक से बचने के लिए हमारा दिमाग तुरंत कोई लॉजिकल वजह ढूंढ लेता है। हम अक्सर कहते हैं ना, अरे खिड़की हवा से खड़की होगी, या शायद मुझे देखने में कोई गलती हुई। उन 4 दोस्तों का शुरुआती माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही था। वो हर अजीब चीज को किसी मजाक या नॉर्मल वजह से टाल रहे थे, बस खुद को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए। और ये चीज कितनी दिलचस्प है ना, कि हमारा ही दिमाग हमें कैसे धोखा देने की कोशिश करता है। प्रकाश के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब वो किचन में था तो उसने पीछे के बंद आंगन में एक अनजान सी परछाई को टहलते हुए देखा। अब यहां उसके दिमाग ने क्या रैशनलाइज किया? अरे जंगल का कोई जानवर होगा, या पक्का कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? आसपास मीलों तक कोई घर नहीं था, और वो परछाई किसी इंसान की ही थी जो लॉजिकली वहां हो ही नहीं सकता था। ये उसके दिमाग की एक डेस्परेट कोशिश थी सच्चाई को नकारने की। कोई सीधा खतरा आपके सामने आए, उससे बहुत पहले ही आसपास का माहौल आपके दिमाग में पैरानोया भर देता है। वो छोटी छोटी चीजें जो गड़बड़ हैं, जैसे नेटवर्क का ना होना, आपको असहाय बनाता है। फिर फार्म हाउस के पास वाले गहरे कुएं से वो सड़ी हुई बदबू आना, वो सूखे दिन में बैठा भीगा हुआ आदमी, और फिर वो अनजान परछाई। ये सब ऐसे सेंसरी डिटेल्स हैं जो एक एक करके डर के बीज बोते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब दिमाग इन सबको महज एक इत्तेफाक मानकर इग्नोर नहीं कर पाता। और फिर एक ऐसा पल आता है जहां वो हंसी मजाक वाला माहौल एकदम से भारी हो जाता है। जब प्रकाश ने अपने दोस्तों को उस परछाई के बारे में बताया तो बाकी सब ने मजाक में कहा कि हाँ उसने तो तुम्हारा नाम भी पुकारा होगा। लेकिन तब प्रकाश ने एकदम सीरियस होकर एक बात कही, हमें मरे हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वो टर्निंग पॉइंट था। प्रकाश का वो जो रैशनल डिफेंस था ना, वो अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे अंदर ही अंदर एहसास हो गया था कि वो जिस चीज पर हंस रहे हैं वो कोई आम बात नहीं है। अब साइकोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन जब भौतिक सबूत, मेरा मतलब है फिजिकल एविडेंस, सामने आ जाए तो आप क्या तर्क देंगे? उस रात प्रकाश के कमरे में जो हुआ, उसने हर लॉजिक को फेल कर दिया। पहले बाथरूम से पानी टपकने की तेज टप-टप आवाजें आती हैं। फिर जब वो जाके चेक करता है तो नल के नीचे रखी बाल्टी एकदम सूखी है, पानी की एक बूंद भी नहीं। लेकिन जो तीसरी चीज उसने देखी वो खून सुखा देने वाली थी।
फर्श पर गीले पैरों के निशान मौजूद थे। अब आप सूखी बाल्टी को तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उन गीले निशानों का क्या करेंगे? और ये पैरों के निशान वाला मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। रात के वक्त जब सुधीर उसी कमरे में आया तो उसने देखा कि वो गीले निशान बाथरूम से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन सुबह 5 बजे जब गौतम ने आंगन में देखा तो पैरों के वो निशान घर के अंदर आ रहे थे। ये दो एकदम अलग और नामुमकिन सी खोजें थीं। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि जो भी खतरा है वो उनका कोई वहम नहीं है, वो चीज़ एक्टिव है और वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। अगली शाम तक तो मानो प्रकृति ने भी साफ साफ चेतावनी देना शुरू कर दिया था। सूर्यास्त के समय गौतम जब बाहर गया तो वहां एकदम सन्नाटा था। मतलब एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, किसी भी पक्षी की कोई आवाज नहीं, बस एक ऐसी खामोशी जो आपको असहज कर दे। साइकोलॉजी में कहते हैं कि इस तरह का अचानक और गहरा सन्नाटा हमारे आदिम दिमाग यानी प्रिमिटिव ब्रेन में खतरे की घंटी बजा देता है। ये नेचर का तरीका है बताने का कि कोई बहुत बड़ा शिकारी आसपास है, और यही अजीब सा एहसास गौतम को मजबूर कर देता है कि वो तुरंत वापस घर के अंदर भाग जाए। रात और गहरी होती है और ये पूरी घटना अपने सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक शेयर्ड नाइटमेयर, एक ऐसा सपना जो दो लोगों ने एक साथ देखा। प्रकाश और सुधीर दोनों के सबकॉन्शियस का डर मिलकर एक ही सपने में तब्दील हो गया। सपने में दो भीगे हुए आदमी आते हैं, वो जबरदस्ती बिस्तर से घसीटते हैं, उसी बदबूदार कुएं की तरफ ले जाते हैं और फिर पानी में फेंक देते हैं, जहां उन्हें असल में डूबने का एहसास होता है। देखिए, जब दो लोग बिल्कुल एक ही समय पर हूबहू एक ही डरावना सपना देखें तो वो महज एक सपना नहीं रहता, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी बन जाता है। और इस सपने की सबसे अजीब बात पता है क्या थी? ये किसी पजल के दो हिस्सों की तरह था। प्रकाश का जो नजरिया था वो एक शिकार का था, उससे लगा कि उसे कुएं में फेंका गया है और वो डूब रहा है। और उसी वक्त सुधीर उसी सपने में एक गवाह के तौर पर था। उसने बिल्कुल उन्हीं दो लोगों को प्रकाश को कुएं में फेंकते हुए देखा और उसे पता था कि अगला नंबर उसी का है। मतलब नजरिया अलग अलग था लेकिन घटना बिल्कुल एक। इससे उनका जो अपना अपना डर था ना, वो अब एक ऐसी सच्चाई बन चुका था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। फिर आती है अगली सुबह। वो लोग बस वहां से भागने की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कुछ गांव वाले उस गहरे कुएं की सफाई कर रहे हैं। वो कुआं जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था वो अब सूख चुका था, और जब उन गांव वालों ने अंदर देखा तो उन्हें वहां से लाशें मिली। आप गेस कर सकते हैं कितनी लाशें? 2। बिल्कुल वही नंबर, सिर्फ 2 लाशें। जब उन लाशों को कुएं से बाहर निकाला गया तो उनके रैशनल दिमाग का आखिरी पर्दा भी गिर गया। उनका अवचेतन का डर क्या था? वो 2 भीगे हुए हमलावर जो उनके सपने में आए थे। और भौतिक वास्तविकता क्या थी? कुएं से निकाली गई उन लाशों के सड़ते हुए चेहरे हूबहू उन्हीं 2 आदमियों के थे जिन्हें सुधीर और प्रकाश ने रात को अपने सपने में देखा था। एकदम डिट्टो। ये वो पॉइंट था जहां इंसानी मनोविज्ञान और अलौकिक दुनिया आपस में बुरी तरह टकरा गए। उनके दिमाग ने किसी चीज की कल्पना नहीं की थी, उसने असल में एक दबे हुए खौफनाक इतिहास को देखा था। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद थी। सुबह 6 बजे उन्होंने कुएं के पास वो खौफनाक सच देखा और 6:30 बजते बजते वो मिर्जापुर से भाग खड़े हुए। रात के 11 बजे तक वो नोएडा में अपने घरों में सुरक्षित वापस पहुंच गए। लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित थे? आप किसी डरावनी जगह से तो भाग सकते हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा आपके दिमाग में घर कर गया है ना, उससे आप मीलों दूर जाकर भी नहीं बच सकते। नोएडा पहुंचने के बाद भी जब सुधीर और प्रकाश अपने सुरक्षित कमरों में सोने की कोशिश कर रहे थे तो अंधेरे में उनके कानों में एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक आवाज गूंजी, अगली बार बचोगे नहीं। अब ये क्या था? क्या ये कोई ऑडिटरी हैलुसिनेशन था जो इतने भयानक ट्रॉमा की वजह से हो रहा था, या फिर शायद ये सच में कुछ और ही था? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका मतलब साफ था। उस डर ने उनके दिमाग पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया था। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हम जिस जमीन पर रोज चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे कौन सा अनदेखा इतिहास छिपा है? हम जिन इमारतों में रहते हैं उनका अतीत क्या है? मिर्जापुर के उस फार्म हाउस की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इस सुरक्षित लगने वाली दुनिया की नींव में न जाने ऐसे कितने खौफनाक राज दबे हो सकते हैं जो बस एक दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे हों। हमारे इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।